हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। फिर से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे और इसमें ये लेक्चर नंबर 3 है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इससे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, तो आगे प्रोसीड करेंगे उसी को हम लोग आज। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट डू मीन बाय एटम? आप एटम किसे कहते हो? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, हम उसे एटम कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट लीजिए और उस एलिमेंट को आप उस वक्त तक डिवाइड करो जब तक वो डिवाइड हो रहा हो, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो एक स्मॉल पार्टिकल मिलेगा आपको, जिसको आप क्या बोलेंगे? एटम। उसका अब एक पॉइंट है इसके लिए कि ये इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय दिस? सपोज अगर आपके पास हीलियम है, तो हीलियम अकेला होता है। इसका मतलब ये हीलियम के एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट नहीं करते। आप देखोगे ये H2 के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसमें एक पॉइंट बोला गया है, इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। किसके लिए? एटम के लिए। तो एटम क्या हुआ बच्चों? एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, हम उन्हें एटम कहते हैं, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताइए, क्या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, ये O2 के फॉर्म में मिलता है। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन भी नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में मिलता है। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमें जो डिस्कस करना है वो है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास? आप पूरी केमिस्ट्री में इसके बारे में देखोगे, यूज होता है। तो इसको सिंपल वे में कहा गया कि एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाएगा। भाई एक एटम को वे कर लो आप, जो आएगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है। क्या है परेशानी? आगे देखते हैं बच्चों हम लोग एटॉमिक मास के रिगार्डिंग। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप क्या कहते हो? 12। सिर्फ 12 कहना ठीक नहीं है। 12 क्या? 12 के आगे आप कुछ सफिक्स लगाते हो, सम टाइम AMU लगाते हो या सम टाइम U लगाते हो। ये क्या है, कहाँ से आया? दैट वी विल डिस्कस। देखिए बच्चों, अगर आपके पास एक एटम है किसका? कार्बन का। जैसे सपोज कि आपके पास एक एटम है कार्बन का, इस कार्बन का एक एटम है और आप इसको एक्चुअली वे करोगे तो जो वेट आएगा इसका, दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम आएगा। एक कार्बन का वेट आपको ओरिजिनल वेट इन ग्राम 12 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम मिलेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम मिलेगा और कैल्शियम के लिए 40 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम्स मिलेगा। अब सिमिलरली जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है सबका एटॉमिक मास निकालोगे। लेकिन ये तो अगर आप, चूंकि आप जानते हो कार्बन एक बहुत स्मॉल साइज का होता है, या ऑक्सीजन स्मॉल साइज के होते हैं, या कैल्शियम स्मॉल साइज के होते हैं, तो उसको आप ग्राम में कैसे वे करोगे? और ग्राम में कितना कॉम्प्लेक्स, कितना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, नहीं? इसको हम कैसे यूज कैसे करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लानिंग ये हुई, क्यों ना हम जो एटॉमिक मास एक्चुअली हमने ग्राम में निकाला है उसको किसी के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में बता दें, नहीं? तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया बच्चों, जरा ध्यान सुनना। कहा गया क्यों ना ये जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको एक यूनिट के फॉर्म में हम लिख लें और उसका पर्टिकुलर कुछ नाम रख दें। तो देखिए इस टर्म को हटाकर हमने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आप कहते हो एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसी को यूनिफाइड भी कहते हैं, जिसको आप U से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अब कार्बन का एटॉमिक मास अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 12 AMU, और ऑक्सीजन के लिए क्या बोलोगे आप? 16 AMU। व्हाट अबाउट कैल्शियम? तो आप बोलेंगे 40 AMU।
40 AMU। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का एक एटम एक MU से 12 टाइम्स हेवियर है। तो एक MU से किसी भी एटम का वेट कितना टाइम्स हेवियर है, वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। नॉट गेटिंग? मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, 12 MU, आप MU इसको कहेंगे 1.66 इंटू 124, नहीं तो अगर आप कहते हो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, या ऑक्सीजन का 16 है, या कैल्शियम का 40 है, तो एक्चुअली आप इन्फॉर्म क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन क्या देते हो? आप इंफॉर्मेशन ये देते हो कि कार्बन का एक एटम उस MU के कंपेयर में 12 टाइम्स हेवियर है। सिमिलरली ऑक्सीजन का एक एटम MU के कंपेयर में 1 MU के कंपेयर में 16 टाइम्स हेवियर है, और कैल्शियम का 40 टाइम्स हेवियर है। तो जिस एलिमेंट का वेट MU के कंपेयर में जितना टाइम्स हेवियर होगा, वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। नहीं तो अब ये है क्या, एक्चुअली है क्या? तो जरा ध्यान सुनिए, MU को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो आप कार्बन का एक एटम लीजिए, उसको वे करिए और उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट निकालो, वो MU बन जाएगा आपका। दैट इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। और कार्बन में भी कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, आपको ये सिलेक्ट करना होगा C12। तो जैसे सपोज करिए कार्बन एक ऑरेंज है, उस कार्बन को आप क्या करो, वे करो और उसको 12 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो एक पार्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, MU, नहीं तो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप इज कॉल्ड MU। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, 1 MU इक्वल टू 1/एवोगैड्रो और 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ये याद रखना बच्चे, आपको काम आएगा। तो एटॉमिक मास को अब अगर आप एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? तो कहा गया नंबर ऑफ टाइम्स द एटम ऑफ एलिमेंट हेवियर देन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप्स। C12 आइसोटोप्स के 1/12 मास से जितना टाइम्स किसी एटम का मास जितना हेवी होगा, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था मैंने कि अगर आपने कहा कैल्शियम 40 MU, इंफॉर्मेशन क्या है कि 1 MU के कंपेयर में कैल्शियम का एक एटम 40 टाइम्स हेवियर है। सिमिलरली सिल्वर देखिए, सिल्वर अगर आप लिखते हैं 108 MU, इसका मतलब एक MU के कंपेयर में कार्बन के 1/12 मास के कंपेयर में सिल्वर का एक एटम 108 टाइम्स हेवियर है, और मैग्नीशियम 24 टाइम्स हेवियर है। सिमिलरली सोडियम आपका, मैग्नीशियम 24 टाइम्स हेवियर है और सोडियम 23 टाइम्स हेवियर है एज कम्पेयर टू 1 MU। ठीक है, अब कहोगे अच्छा ये बताओ क्लोरीन 35.5 कैसे, 35.5 कैसे आया? तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। नहीं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए ये दो आइसोटोप्स हैं, ध्यान सुनना, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, एक क्लोरीन है 35 और ये है आपका 37। अब आप इसका नेचुरल एबंडेंस देखेंगे, नेचर में जो पाया जाता है ये किस रेशियो में पाया जाता है, इसका परसेंटेज क्या है? तो दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखिए 3:1 का मतलब हो गया 75 एंड 25% के रेशियो में पाया जाता है। तो अगर आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या बोलोगे, 35 या 37? नहीं, तो आपको निकालना क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। और इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे? देखो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन के लिए आप क्या करेंगे, 35 इंटू 3, ये इसका नेचुरल एविडेंस है, किसका, क्लोरीन 35 आइसोटोप्स का, और 37 इंटू 1 उसका नेचुरल एविडेंस हुआ, अपॉन 3 + 1, चूंकि आप क्या निकालो, एवरेज। सॉल्व करने पे 144/4 दैट इज 35.5 मिलेगा। तो ये जो 35.5 है वो क्लोरीन का एटॉमिक मास हुआ, कौन सा, एवरेज। गेटिंग और नॉट? इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जरा देखिए IIT ने इस पे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा
कि गिवन दैट द नेचुरल अबंडेंस या अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आयरन 54, आयरन 56, आयरन 57 आर 5%, 90% एंड 5%। तो आयरन के 3 आइसोटोप्स हैं बच्चों, Fe 54, Fe 56 जो सबसे ज़्यादा होता है, और Fe 57। इन तीनों का जो नेचुरल अबंडेंस गिवन है वो 5%, 90% एंड 5%। द एटॉमिक मास ऑफ आयरन आपको बताना है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन कैसे बताएंगे बच्चे? तो 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 अपॉन कर दिए 100। सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 55.95, जिसको ऑलमोस्ट आप 56 बोल दोगे। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ आयरन। गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो आप इसे कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया बच्चों, ये आईडी में आ चुका है। अब आपको एक टर्म जानना है जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। क्या आप बता सकते हो ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? तो जो भी एटॉमिक मास है अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे कार्बन को अगर आप 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बोलोगे तो वो 12 ग्राम हो जाएगा। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। देखिए जैसे आपके पास है बच्चे कार्बन, तो ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितना हो गया? 12 ग्राम। 12 क्या है? एटॉमिक मास। एक्सप्रेस किस में कर दिया आपने? ग्राम में। कैल्शियम 40 ग्राम एक्सप्रेस कर दिया आपने, सोडियम 23। सिमिलरली तो आप एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो वो 1 ग्राम एटम बनेगा बच्चों, उसी को ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अगर आप बोलोगे 100 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो ये 230 हो जाएगा, 2300 2300 हो जाएगा, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। ठीक है, तो ये था आपका ग्राम एटम। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। अब आइए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर मास को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सिमिलर टू एटॉमिक मास आप मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन करेंगे। ये भी उसी रेफरेंस से डिफाइन होता है बच्चों। देखिए कहा गया नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज heavier than 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप्स। इसमें भी कहा गया, ध्यान से सुनना, कि एक मॉलिक्यूल कार्बन के 1/12 मास से कितना टाइम्स हेवियर है, वो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जैसे एक CO2 ले लो, इसको इमेजिन करो कि एक पैन है, एक तराजू है, उस पर हमने एक CO2 डाल दिया तो वो यूं हो जाएगा। अब इस पे आप एक एक करके mu डालते रहो, mu। जब आप 44 mu डालेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि CO2 का एक मॉलिक्यूल जो आपके पास mu है 1/12 उनसे 44 टाइम्स हेवियर है, तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो देखिए CO2 44U, H2SO4 90U। इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल mu से 98 टाइम्स हेवियर है। कैल्शियम कार्बोनेट 100 टाइम्स हेवियर है बच्चों, और ग्लूकोज अगर आपके पास है तो 180 टाइम्स हेवियर है, और यही अगर सुक्रोज होता तो 342 टाइम्स हेवियर हो जाता। तो आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया। नहीं, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? तो कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर करोगे, उससे जितना टाइम्स हेवियर मिलेगा किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसको भी आप रिलेटिव के टर्म में बता रहे हो। जैसे अब आपको एक टर्म दिया गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट डू मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगाइए आप, मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दीजिए ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड अगेन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या मतलब इसका? अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोलते हैं ये 44 ग्राम हो जाएगा, और 1 मॉलिक्यूल से बोलते हैं 1 मॉलिक्यूल, ग्राम हटा देते हैं तो 44U रहेगा।
1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगेन 180 ग्राम। नहीं तो अगर आपने मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में तो वो अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। नहीं तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, मेरे पास 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, तो आप बताइए कितने ग्राम ग्लूकोज हमारे पास हुए। तो 180 इंटू 10 मतलब 1800 ग्लूकोज हमारे पास है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा वो है आपका मोल। एक्चुअल जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है मोल। तो मोल आप किसे कहते हो, मोल को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो देखिए मोल के लिए कहा गया कि आप 12 ग्राम कार्बन लीजिए और 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो। जैसे सपोज करो आपने काउंट कर लिया, ठीक है, जितने एटम आए, मान लीजिए हमारे पास X एटम आया, उतने ही एटम अगर किसी के पास किसी भी फॉर्म में है तो वो 1 मोल कहलाएगा। नहीं आए समझ में? तो 12 ग्राम कार्बन में जितने एंटिटी, जितने एटम्स हैं, उतने ही एटम या एंटिटीज, कुछ भी, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, व्हाटएवर, अगर किसी के पास है तो वो 1 मोल कहलाएगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज as many as entity means atom, molecule, electron, proton, ion, whatever जो भी कहो, as atoms present in 12 gram of carbon isotopes is called mole। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही अगर पार्टिकल किसी के पास किसी भी फॉर्म में हो, either in the form of atom, molecule, electron, proton, neutron, whatever, तो वो मोल कहलाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, जिसको आप कहते हो एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि 1 मोल इक्वल टू व्हाई दिस नंबर, यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? व्हाई नॉट 100, व्हाई नॉट 10, व्हाई नॉट 1000, व्हाई नॉट लाख? तो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको आप एवोगैड्रो कहते हो, यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो जरा आप देखिए बच्चे, एक काम करते हैं, हमने क्या किया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली। ध्यान सुनिए, हमने कार्बन का के एक एटम का मास एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको पता चला बच्चे कि इसका वेट है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का एक्चुअल मास है, जिसको हमने फाइंड कर लिया एक्सपेरिमेंट से। आप भी कर सकते हो। तो क्या आप ये कह सकते हो कि 12 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम कार्बन में एक एटम है कार्बन का? यही तो हुआ, हमने एक एटम का वेट किया था। तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर 24 रिप्रेजेंट हाउ मेनी एटम? 1 एटम। समझ पा रहे हैं आप? अब आप बताइए 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? तो 1 अपॉन दिस। नहीं तो आप 12 ग्राम में बता दीजिए, चूंकि 12 ग्राम में आपने फिक्स कर रखा है, तो 12 ग्राम में इंटू 12 कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो जो आपको डिफाइन किया गया है, जो डेफिनेशन दिया गया है, उसी से ये ड्राइव होकर ये आ गया, जिसको आप 1 मोल कहते हो या फिर इसी को आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हो। आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे Na से, छोटा a नहीं, कैपिटल A, जिसे इसे आप मोल कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे। अब आइए, हमने कई सारे केसेस देखे हैं मोल्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे ये हमारा केस 1 है, इसमें कहा गया मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। मास को मोल के टर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, या मोल को हम मास के टर्म में कैसे कन्वर्ट करके बोलेंगे? नहीं, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस इन टर्म ऑफ मास है तो आप मोल के टर्म में कैसे बोलोगे? जैसे नंबर है तो उसको आप डोजन के टर्म में बोलते हो। जैसे मान लो 12 बनाना हमारे पास है, तो आपको कहूँगा मैं कि अब बताओ भाई 12 बनाना को इन टर्म्स ऑफ डोजन बताइए, तो कहोगे 2 दर्जन है। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास मास है और मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ मोल बताइए, तो ये आप कैसे बताओगे?
देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास को अगर आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हो तो आपको मोल मिल जाएगा। तो जो भी आपको मास दिया गया है उसको मोलर मास से, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, जो होगा वो मोल मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल है ये। एक बात और जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, गिवन मास को आप हमेशा ग्राम में लेना। गिवन मास को हमेशा आप किस में लेंगे, ग्राम में। वाई? क्योंकि आप नीचे लिखे हो क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ग्राम पर मोल होता है भाई। तो जब ग्राम पर मोल ये है तो ऊपर ग्राम होगा, तभी तो भी ग्राम कैंसिल होकर आपको मोल मिलेगा। तो अगर ये किसी भी यूनिट में गिवन है मास, तो आप उसको कन्वर्ट करके लाइए किस में, ग्राम में। गेटिंग और नॉट? तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान सा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन। पहला बच्चे 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो बताइए आपके पास कितने मोल्स हुए। तो चलिए यहाँ पे पहुँचते हैं बच्चों। गिवन वेट कितना हुआ, 2.3। कोई बताएगा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 पॉइंट हटाइए, नीचे आ गया 10, ये कैंसिल हो गया, 1/10 कितना आ गया, 0.1। तो आप कहो कि हमारे पास 2.3 ग्राम सोडियम है, या कोई दूसरा बच्चा ये बोले कि हमारे पास 0.1 मोल सोडियम है, दोनों बराबर ही हुआ। आप कहो 12 केले हमारे पास हैं, या कोई बच्चा बोले कि 1 दर्जन केला हमारे पास है, दैट इज सेम। तो सिमिलरली अगर आप 0.1 मोल कहते हो या कोई दूसरा 2.3 ग्राम सोडियम कहता है, तो बात बराबर हुआ। अब आइए 23 kg ऑफ सोडियम। अगर आपके पास 23 kg ऑफ सोडियम है तो फिर से देखो बच्चे, 23 को ग्राम में चेंज करिए, kg को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन 23 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला बच्चे, 1000 मोल्स। 1000 मोल्स। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1000 मोल्स क्या है, सोडियम है, इसका मतलब हमारे पास 23 kg सोडियम है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब आइए मिलीग्राम, 23 मिलीग्राम। तो 23 इंटू 10 का पावर -3, ये आ गया ग्राम में कन्वर्ट हो गया, अपॉन 23। तो ये आ गया 10 का पावर 3 मोल्स। तो अगर आप 23 मिलीग्राम सोडियम आपके पास है, या 10 का पावर -3 मोल सोडियम आपके पास है, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। सिमिलरली 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सिंपल है बच्चों। तो 46 अपॉन 23 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आपके पास 2 मोल्स सोडियम है। तो या तो आप 46 ग्राम ऑफ सोडियम बोलिए या फिर 2 मोल्स बोलिए, दोनों का मतलब सेम होगा। अब आइए नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ ना, फिर से तो 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आप क्या करें बच्चे, अपॉन 23 कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये पॉइंट हटा, ये 10, वही आ गया 0.1। सिंपल, फटाफट अब फास्ट इसमें करिए। 23 kg, अभी बताया मैंने आपको 23 kg है, इसका मतलब यहाँ पे 1000 आया। ओरली बताइए, ये कितना हो गया, 1000 मोल्स, और ये कितना हो गया बच्चे, 2 मोल्स। ठीक है। फिर से अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 4.4 ग्राम, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मोलर मास कितना होता है बच्चे, 44। तो ये भी क्या आ गया, 0.1 मोल्स, और ये 0.44 kg है, तो 0.44 kg दैट मीन्स इनटू 1000 अपॉन 44। इस पॉइंट को हटाइए तो क्या आ जाएगा बच्चे, 100। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 10 मोल्स। तो अगर आप कहते हो कि आपके पास 0.44 kg क्या है, CO2 है, दैट मीन्स कि आपके पास 10 मोल्स। बहुत सिंपल है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए जैसे मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो केस सेकंड आया आपके पास बच्चे, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप लिखते हो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं,
आयन्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बनाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो। तो देखिए आपसे सवाल पूछा गया है बच्चे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल्स। वेरी सिंपल। तो देखिए आपको निकालना है, ये निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई करते रहो, ये आ जाएगा 0.1 इंटू एवोगैड्रो, ये भी मोल्स है तो 5 इंटू एवोगैड्रो, ये भी मोल्स है तो 100 इंटू एवोगैड्रो। तो 0.1 एवोगैड्रो, आप चाहो तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 एटम्स ऑफ हीलियम, व्हाट विल बी योर आंसर? बताइए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 100 एटम्स ऑफ व्हाट? हीलियम। तो आप मोल्स फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे बच्चे? 10/6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए एक सिंपल तरीका ये है बच्चों, आप 10 लिखिए और ये लिखिए 1/1.66 इंटू 10 का पावर -24। आप जानते हो कि 1/एवोगैड्रो क्या होता है? तो 10 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24। देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू डिवाइड करना। तो याद 1/एवोगैड्रो को आप AMU कहते हुए याद कर रखा है हमने। तो 1.66 इंटू 10 का पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/6.022 इंटू 23 को डिवाइड करेंगे तो ये मुश्किल होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान होगा। 10 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आइए कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन। देखो बच्चे, केस 1 केस 2 को हमने अब कोरिलेट किया है। आपसे कहा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो देखिए अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है तो इससे आप मोल फाइंड कर सकते हो, और एक बार आपने मोल फाइंड कर लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल पता कर सकते हैं। तो आप बताइए 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे? तो गिवन वेट अपॉन, तो ये आ गया 1 मोल। और 1 मोल अगर आपके पास आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो, नंबर ऑफ पार्टिकल को Z मान लो इंटू एवोगैड्रो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास Na आ गया एवोगैड्रो। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बच्चे? 1 एवोगैड्रो होंगे। अच्छा 23 सोडियम में भी कितने होंगे? 1 एवोगैड्रो होंगे। अच्छा अब आप इसमें भी अगर आपने लिख दिया 1 एवोगैड्रो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कहोगे क्यों गलत हो जाएगा? अभी 44/44 ही तो है। मोल कितना आ गया? 1 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगैड्रो से, हमें मिल जाएगा। लेकिन आप ये बताओ बच्चे, आपसे पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, और आपको फाइंड करना है क्या? यहाँ पे मॉलिक्यूल, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है। तो ये जो आपका एवोगैड्रो आया 1 एवोगैड्रो दैट इज Na या 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये मॉलिक्यूल है बच्चों, ना के एटम। अगर आपको एटम चाहिए तो इनकी एटॉमिसिटी पता करके मल्टीप्लाई कर दो। तो आप CO2 की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 3। तो आप क्या करो, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसी को लिख दो आप 3Na। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 3Na। इस पर कंफ्यूजन होता है, तो आप देखना बच्चे कि क्या मेंशन किया है और क्या आप निकाल रहे हो। तो आपको निकालना था एटम, और ये क्या आ गया? मॉलिक्यूल। तो आपने निकाला मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को फिर उनकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एटम पता चल जाएगा। फिर देखिए 180 ग्राम में कितने एटम्स? तो अगेन 180 में पहले मॉलिक्यूल कितने? तो 1 एवोगैड्रो, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने? 6 + 12 + 6 दैट इज 24। तो योर आंसर विल बी 24 Na। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है।
नंबर ऑफ एटम गिवन है, आपको मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूल फाइंड करने के बाद उनको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना बच्चे। अब आइए कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड कोवलेंट बॉन्ड्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। देखिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। आपसे कहा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ, पहले मॉलिक्यूल निकालिए, फिर एटम्स निकालिए, फिर इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर प्रोटॉन निकालिए एंड ये भी पता करो कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। देखो मॉलिक्यूल फाइंड करना आसान, तो क्या करिए पहले मोल फाइंड करिए। तो मोल इक्वल टू कितना बच्चे 44/44 दैट इज 1 और इनटू एवोगाड्रो, ये आ गया मॉलिक्यूल खत्म भाई 1 एवोगाड्रो, इसका आंसर आ गया Na। अब एटम पूछा है तो CO2 का जो भी एटॉमिसिटी है मल्टीप्लाई कर दीजिए 3Na, दैट्स इट। अब आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, ये पता करो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इस कार्बन के पास कितने होते हैं 6, इसके पास भी कितने होते हैं 8, तो 8 + 8 + 6, तो ये हो गया आपका 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास CO2 है कितने, एवोगाड्रो है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे भाई, तो आप बताएंगे 22 Na। आपसे पूछा गया है कि 44 ग्राम में कितने CO2 है, तो 44 ग्राम में CO2 हमारे पास एक एवोगाड्रो है। अब उन सब में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 22 Na। अब इलेक्ट्रॉन मिल गया तो प्रोटॉन, चूंकि ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही तो होते हैं बच्चे इसमें, ये भी 22 Na ही आएगा। अब कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, एक मॉलिक्यूल के पास 4 कोवलेंट बॉन्ड है, देख सकते हो आप। तो 44 में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक एवोगाड्रो, तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए बच्चे 4Na। इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 एवोगाड्रो आ गया, एटम्स 3 एवोगाड्रो आ गया, इलेक्ट्रॉन 22 एवोगाड्रो आ गया, प्रोटॉन 22 एवोगाड्रो। व्हाट अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, तो एक मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं 4, और आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, एक एवोगाड्रो, तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए 4 × एवोगाड्रो, दैट इज दिस। समझ आया कि नहीं, गेटिंग और नॉट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अब आया थर्ड केस, मोल्स को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले एक टर्म आपको डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस लो, उसका 1 मोल और फिर आप वॉल्यूम मेजर कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। अच्छा, मोलर वॉल्यूम एट STP, यहां पे एक टर्म आ गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप जानते हो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेम्परेचर लेना है 273 केल्विन, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, और प्रेशर लेना है आपको 1 बार या फिर एटमॉस्फेयर, सेम ही होता है यहाँ पे, नहीं तो आप प्रेशर मान लो 1 ATM ले लिया आपने, और आपने टेम्परेचर ले लिया 273। ये एक इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ोगे PV = nRT, R की वैल्यू हमें मालूम होती है, इसकी वैल्यू आपको 0.0821 लेना है। इन सारी वैल्यू को पुट करके आप ये V फाइंड करिए, तो ये V आपको मिलेगा 22.4 लीटर। इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोल की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, 273, R की वैल्यू 0.082 और प्रेशर आप 1 लेंगे ATM में, तो V = आएगा 22.4 लीटर, जिसे आप कहते हो मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। अब अगर आपको मोल फाइंड करना हो तो गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको मोल मिल जाएगा, लेकिन एट STP आपको ये कब मिलेगा बच्चों, एट STP मिलेगा। मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। एक मोल किसी भी गैस के वॉल्यूम को अगर आप मेजर करते हो STP पे, तो वो मोलर वॉल्यूम एट STP कहलाएगा, और 22.4 लीटर होता है।
तो अब आप देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 224 लीटर 22.4 लीटर ऑफ हीलियम। तो देखिए 22.4 को 22.4 से डिवाइड कर दो, 1 मोल आ गया, इसका आंसर आ गया 1 मोल। देख लीजिए, सिंपल। ये 11.2 लीटर है बच्चे, ऑब्वियस सी बात है 0.5 मोल आ गया। और ये 0.224 है और अपॉन 22.4, तो आप देखिए ये आएगा, तो नीचे आप क्या लोगे और ऊपर क्या आएगा 10, तो देखिए आपके पास 1/100 का मतलब 0.1 मोल आ गया। नहीं, अगर आपके पास 0.224 लीटर नाइट्रोजन गैस है तो इसको इन टर्म्स ऑफ मोल अगर बोलोगे तो ये 0.01 कहलाएगा। तो ये मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आ गया, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम 22.4 कहाँ से आया बच्चे? तो PV = 90 से हमने ड्राइव किया। और STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप STP पे काम करते हो तो उस सिचुएशन पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 273 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर आप 1 ATM या 1 बार लेंगे। अब आइए बच्चे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर अमोनिया एट STP। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मामूली सा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। तो आप बताइए कैसे आप फाइंड करोगे कि 22.4 लीटर अमोनिया में कितने एटम्स हैं? सॉल्व करिए बच्चे आप लोग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप मोल फाइंड कर लीजिए। तो मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम इज व्हाट? 22.4। और मोलर वॉल्यूम कितना? 22.4। क्या आ गया बच्चे? 1 मोल। अब अमोनिया क्या है? मॉलिक्यूल है या एटम है? मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा बताइए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, देखिए 1 एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है? एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू जो भी आपने निकाला है उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करिए। अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4, 3 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो 4 को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर जो आएगा 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वो होगा आपका 4Na। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर अमोनिया एट STP। तो आपका आंसर होगा 4Na। इसमें कंफ्यूजन होता है, अगर आपने कह दिया 1Na तो आपका आंसर गलत होगा और आपको -1 से अपमानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कैलकुलेट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कैलकुलेट चार्ज इन कूलम्ब, और किसमें? तो इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। चार्ज फाइंड करना है। देखो बच्चे ध्यान से, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। एक प्लस है, इस प्लस का चार्ज आप जानते हो कितना होता है? ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक प्लस, एक पॉजिटिव अगर आपके पास है तो इसको आप 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम बोलते हो। क्या आप पता कर सकते हो कि 23 ग्राम में कितने आयन है? सोडियम आयन। तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। 23/23 दैट इज इक्वल टू 1, और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6.022 इंटू 10 का पावर क्या है बच्चे आपके पास? 23 सोडियम आयंस। और एक पे चार्ज कितना? इतना। तो टोटल पे कितने होंगे? इंटू दिस 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 96500 कूलम आएगा। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा, ऑलमोस्ट। इसी को हम लोग 1 फैराडे के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम कहते हैं 1 फैराडे। तो आप कह सकते हो 23 ग्राम सोडियम आयन अगर है तो इस पे जो चार्ज होगा वो 1 फैराडे होगा, और 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ये आप याद रखना। अब आइए 24 ग्राम ऑफ Mg2+ आयन। प्यारे बच्चों 24 ग्राम अगर आपके पास मैग्नीशियम आयन है, इसका मतलब 1 मोल हो गया।
और एक मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, तो आप देखिए 2 इंटू दिस और इंटू एवोगैड्रो, इसका मतलब आपके पास आ गया 2 फैराडे, 2 इंटू 96500 कूलम। व्हाट अबाउट 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो 27 अपॉन 27 कितना आ गया बच्चे 1, और एक एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे 3 फैराडे, मतलब 3 इंटू 96500 कूलम। तो देखिए बच्चे, मैंने आपको मोल्स के अबाउट बताया कि मोल्स क्या होता है। मोल्स को अगर मास के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे करोगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो 3 केसेस आपने देखे, केस 1, केस 2, केस 3, नहीं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एटम पता कर सकते हो, मॉलिक्यूल पता कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं तो आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते। जितना आप पेन चलाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, उतना आप सीखोगे और उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ये केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक है, बेस है, बुनियाद है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आगे आपको बहुत मुश्किलें होंगी, इसीलिए आप इस पर मेहनत करिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो और खूब प्रैक्टिस करिए। पेन पेपर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और फिर आगे हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो तो एनसीईआरटी से पहले एक बार एटलीस्ट जो 11th के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी से आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ लेना, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर आप एक बार पढ़ोगे और फिर जब आप वीडियो अपलोड होगी आप उसको देखेंगे, तो जहाँ जहाँ आपको परेशानी होगी वहाँ आपका ब्रेन उसको कैच कर लेगा कि ये चीज़ें डिफ़िकल्टी थी, ये हमें समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। तो माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में वेरी सून आपको पढ़ लेना है क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।